हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो यूपी टेट, यूपी सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अधिगम का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जानेंगे हम कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम की विधियां क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है। दोस्तों, इस चैप्टर से अधिगम चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए यदि आप अधिगम चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 2 से 3 अंक आपके तैयार हो जाएंगे। ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है। यदि आप इसे कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप स्वयं अपना नोट्स बना सकते हैं जिसका उपयोग आप परीक्षा के समय कर सकते हैं। देखिए, अधिगम को सीखना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं अधिगम है क्या चीज़, अधिगम की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, अनुभव एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। जी हाँ, अधिगम व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। और आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हो या कोई भी समस्या आपके सामने आती है, उसका समाधान करने का प्रयास करते हो, तो उस समस्या का समाधान करने में या उस नई चीज़ को सीखने में आपको कई प्रयास करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अभ्यास द्वारा। तो यानी आप उसका लगातार जब अभ्यास करेंगे तभी वो आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आएगा, तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अनुभव एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है, एक बालक जो साइकिल चलाना नहीं जान रहा है, अब वह साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में वह कई प्रयास करता है और अंत में कई प्रयास करने के बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है। तो जब वह साइकिल चलाना सीख गया है, तो जब भी उसे साइकिल दिया जाएगा तो वह क्या होगा, वो साइकिल को पुनः चला लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। दोस्तों, क्या सभी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, बीमारी, थकान, यहाँ पर देखिए उल्लेख भी हमने किया है। बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता एवं मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कि जो बीमारी के कारण व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलेगा, थकान के कारण मिलेगा, संवेगात्मक स्थिति के कारण मिलेगा, मादक द्रव्यों के सेवन के कारण मिलेगा, इन सबको हम क्या करेंगे, अधिगम में सम्मिलित नहीं करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की परिभाषा जो है दिया गया है और इसमें से हम उन परिभाषाओं का उल्लेख किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए, पहली परिभाषा हमने गेट्स वार्ने की लिया है, जिसमें उन्होंने कहा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। जी हाँ, अभी ऊपर हमने बताया है कि अनुभव और अभ्यास, यानी जब आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप अभ्यास लगातार करेंगे, आप जो है आपका अनुभव बढ़ेगा, आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वही व्यवहार जो परिवर्तन होगा वही अधिगम कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। गेट्स वार्ने की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। दूसरी परिभाषा देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। यानी व्यवहार के कारण, आपके व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन किसके अंतर्गत आएगा, सीखने के अंतर्गत आएगा। तीसरी परिभाषा देखिए, स्किनर का इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। इन्होंने कहा कि जो अधिगम है वो व्यवहार में आपके उत्तरोत्तर यानी क्रमिक परिवर्तन की क्या है, श्रृंखला है। ये स्किनर का है। चौथा, आदत, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी आदत, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन
करने की जो क्षमता आपके अंदर आएगी वही क्या है, अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। और 5वीं परिभाषा है वुडवर्थ की परिभाषा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। यानी नवीन ज्ञान जब ग्रहण करेंगे, नया ज्ञान आप ग्रहण करेंगे, आप नया प्रतिक्रिया जो है नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। तो अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। देखिए अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर हमने नोट किया है, आप इस विशेषता को नोट कर सकते हैं। पहली विशेषता तो यही है, पहली विशेषता यही है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है, यानी संसार का कोई भी प्राणी है वो अधिगम करता है। दूसरा अधिगम विकास है, यानी अधिगम यदि आप लर्निंग करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। तीसरा अधिगम अनुकूलन है, यानी अधिगम अनुकूलन अर्थात समायोजन है। अधिगम के द्वारा आप जो है अपने आप को समायोजित कर सकते हो। अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी जो अधिगम के द्वारा आपको जो अनुभव मिलते हैं आप भविष्य में आने वाली वैसी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अधिगम अनुभवों का संगठन है। 5वां देखिए अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, जो हमने बताया है। 6वां देखिए अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी प्रत्येक प्राणी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगला है देखिए अधिगम स्थानांतरण होता है। आप देखिए अधिगम स्थानांतरण होता है, स्थानांतरित होता है, जिसमें हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। अधिगम का स्थानांतरण एक चैप्टर है जिसमें हम सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण का अध्ययन करेंगे। तो अधिगम क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। अगला है अधिगम प्रक्रिया है ना कि परिणाम। जी हाँ, अधिगम जो है सीखने की एक प्रक्रिया है, मतलब सीखना जो है एक प्रक्रिया है, ना कि ये क्या है, परिणाम है। अधिगम देखिए उद्देश्यपूर्ण होगा। प्रत्येक प्राणी किसी चीज़ को तभी सीखेगा जब उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, यानी सीखने वाले प्रत्येक प्राणी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। 10वां है अधिगम जो होता है अधिगम विवेकपूर्ण होता है, यानी देखिए अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी होता है और अधिगम क्या होता है, अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अब अगला जो है हमारा अगला टॉपिक है देखिए अधिगम के प्रकार, काइंड्स ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर हम अधिगम के महत्वपूर्ण प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर आप जान लीजिए मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार का उल्लेख किया, जो सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा अधिगम का सोपानकी सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे रॉबर्ट गैने ने। अब रॉबर्ट गैने का जो 8 प्रकार है, इसमें देखिए पहला जो आता है संकेत अधिगम आता है, यानी इसमें सिग्नल लर्निंग आएगा, संकेत अधिगम आएगा। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये देखिए दूसरा जो है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। तीसरा श्रृंखला अधिगम है, चेन लर्निंग इसे कहेंगे। चौथा शाब्दिक सहचर्य अधिगम है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग कहेंगे। 5वां विभेदीकरण अधिगम है, इसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहेंगे। 6वां संप्रत्यय अधिगम है, इसे कहेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग। 7वां नियम अधिगम है, इसे रूल लर्निंग कहेंगे। और 8वां समस्या समाधान अधिगम है, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहेंगे। तो इसमें ये प्रश्न ये बनता है कि जो रॉबर्ट गैने ने 8 प्रकार दिए हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा है, इसमें उन्होंने पहला जो अधिगम का प्रकार बताया है वो संकेत बताया है। और सबसे जो है ये संकेत अधिगम जो होता है सब न्यूनतम स्तर है। ये 8 प्रकार में जो संकेत अधिगम होता है सबसे न्यूनतम स्तर है, और जो इनका लास्ट प्रकार है 8वां प्रकार है, इसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। यह अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। तो आइए हम इसको जानते हैं, इसको जाने की इन 8 अधिगमों को हम जानेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले संकेत अधिगम क्या होता है। तो संकेत अधिगम का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है,
संकेत अधिगम क्या है? यह अधिगम का न्यूनतम स्तर है, ये अभी हमने आपको बताया है। यह आईपी पावलो के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आईपी पावलो ने जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर, उसमें जो है उन्होंने जो केवल बेल बजाया था, घंटी बजाया था और कुत्ते के मुंह से लार का स्राव होने लगा था, तो यह क्या है? यह एक तरीके से संकेत अधिगम का क्या है? उदाहरण है। देखिए दूसरा क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसमें उद्दीपक की उपस्थिति से अनुक्रिया का होना पाया जाता है। यह थॉर्नडाइक एवं स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया आप जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, एसआर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक द्वारा जो है दिया गया था। तो इसमें उद्दीपक की उपस्थिति से अनुक्रिया का होना पाया जाता है, यह थॉर्नडाइक एवं स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पहला वाला संकेत अधिगम पावलो के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा वाला उद्दीपक एवं अनुक्रिया जो अधिगम है वो जो है थॉर्नडाइक एवं स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा देखिए श्रृंखला अधिगम, इसे क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में कुछ क्रमिक क्रियाएं होती हैं जिसे करना होता है, जैसे कार चलाना, तबला बजाना, दरवाज़ा खोलना आदि। इस प्रकार का जो है इस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। जैसे जब कोई व्यक्ति कार चलाता है तो उसका ध्यान सामने सड़क पर भी होता है, उसका ध्यान ब्रेक पर भी रहता है और हैंडल पर भी रहता है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक क्रम में होते हैं, मतलब जिसे कई क्रियाएं उसमें सम्मिलित होती हैं, उन क्रियाओं को करता है, इसलिए इसे श्रृंखला अधिगम कहा जाता है। अगला है देखिए चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम का उदाहरण देखिए, शाब्दिक साहचर्य अधिगम का उदाहरण क्या है? इसमें शब्दावली सीखना, कविता याद करना, कहानी याद करना, तो ये क्या हो जाएगा? शब्दावली साहचर्य अधिगम का उदाहरण है। देखिए पांचवा जो है विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण अधिगम क्या है? देखिए इस अधिगम में बालक जो होता है विभिन्न उद्दीपकों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया सीख लेता है, यानी बालक ये जान जाता है इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर क्या है, रंगों में अंतर करना सीख जाता है, वृत्त एवं गोला में अंतर करना सीख जाता है। यानी वह दो तथ्यों में या दो वस्तुओं में जब अंतर करना सीख जाता है तो हम ये कहते हैं उसमें विभेदीकरण का गुण आ गया है। इस प्रकार के अधिगम को हम विभेदीकरण अधिगम कहेंगे। देखिए छठवां संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम जानते, संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया, हमने नोट भी किया है, कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर किसी विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। किसी विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय, जैसे भालू, बाघ, सिंह, सियार को देखकर इन्हें जंगली पशु कहना किसका उदाहरण हो जाएगा? संप्रत्यय अधिगम का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां है नियम अधिगम। नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच एक नियमित संबंध का पता चलता है, यानी नियम के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाती है। यानी इस नियम के आधार पर हम जो है इसमें समस्या की व्याख्या करते हैं। इसमें गणित एवं विज्ञान के जो है विभिन्न नियमों को सीखना इसी अधिगम के अंतर्गत आएगा, यानी इसमें गणित एवं विज्ञान के जो नियम हैं इसी अधिगम के अंतर्गत आएंगे। अगला है देखिए आठवां समस्या समाधान अधिगम। सबसे उच्चतम स्तर है, यानी कि अधिगम के प्रकार का जो समस्या समाधान अधिगम है ये सबसे उच्चतम स्तर है। इस तरह के अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके किसी नई समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। यानी एक यहाँ हम कह सकते हैं कि यह अधिगम का उच्चतम स्तर है। इस तरह के अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को क्या करता है? सीखता है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जब वह समस्या समाधान करेगा तो जब समस्या उसके सामने होगी तो उसमें चिंतन एवं तर्क का भी गुण आएगा। उसी चिंतन एवं तर्क कल्पना के सहारे उस समस्या का वह क्या करेगा? समाधान करेगा। अगला हम देखते हैं आशुबेल ने, मनोवैज्ञानिक आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मनोवैज्ञानिक आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। एक होता है रटकर सीखना, दूसरा होता है पहला रटकर सीखना, दूसरा अर्थपूर्ण सीखना, यानी रटकर सीखना रोट लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना मीनिंगफुल लर्निंग, अभिग्रहण सीखना रिसेप्शन लर्निंग,
अन्वेषण द्वारा सीखना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक आशुबेल ने अभिग्रहणात्मक सीखना पे ज़्यादा अर्थपूर्ण सीखने पर ज़्यादा जोर दिया था। यहाँ पर क्या बताया था कि यदि बालक को कक्षा में यदि आप पढ़ा रहे हो तो उस पर अर्थपूर्ण सीखना जो है सिखाइए, यानी उसको ऐसा अधिगम कराइए जिसमें अर्थपूर्ण व अर्थ को समझते हुए सीखे। रटकर सीखना का मतलब किसी भी चीज़ को हूबहू रट लेना या जो है कुछ ही देर तक बालक के मस्तिष्क पर रहेगा, उसके बाद ये जो है यह भूल जाएगा। इसलिए रटकर सीखना सबसे निम्नतम स्तर है सीखने का। तो उसके बाद अर्थपूर्ण सीखना है, अभिग्रहणात्मक सीखना है, अन्वेषण द्वारा सीखना है। अन्वेषण द्वारा जो सीखना सबसे उच्चतम स्तर माना जाएगा सीखने का, यानी इसमें बालक स्वयं किसी चीज़ का खोज करके सीखेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं अन्वेषण द्वारा सीखना कहेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक आशुबेल ने अर्थपूर्ण सीखने पर ज़्यादा जोर दिया था। अगला है, अब देखिए आप अधिगम कैसे कर सकते हो, यानी आप किसी चीज़ को कैसे कैसे सीख सकते हो, तो कैसे किन विधियों की सहायता से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो अधिगम की क्या है, अधिगम की विधियाँ हैं। तो देखिए अधिगम की विधियाँ, अधिगम आप कैसे कर सकते हो। तो पहला देखिए करके सीख सकते हो, दूसरा निरीक्षण करके सीख सकते हो, तीसरा परीक्षण करके सीख सकते हो, चौथा अनुकरण अर्थात दोहरा करके सीख सकते हो, पांचवा विराम बीज से सीख सकते हो। यानी विराम बीज से सीखने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को जब सीख रहे हो तो थोड़ा सा मतलब उसमें समय अंतराल दे करके पुनः उसको सीखोगे, यानी आराम करते हुए जो है सीखोगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विराम बीज से सीखना कहेंगे। छठवां देखिए अविराम विधि है, इसमें एक निश्चित समय अंतराल में आपको सीखना होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अविराम, यानी उस समय अंतराल में लगातार आप सीखेंगे, इसलिए इसे हम अविराम विधि कहेंगे। तो ये अविराम विधि से सीखना हो गया। पूर्ण विधि से सीखना, यानी आप पूर्ण विधि से सीखने का मतलब है कि आप जो है संपूर्ण जो है विषय को एक साथ जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे अंत तक जाएंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण विधि से सीखना कहेंगे। अंश विधि से सीखना क्या है, यानी अंश विधि क्या होता है, ये जब आप किसी पाठ को जैसे किसी विषय को सीखना प्रारंभ करते हो तो इस विषय को हम छोटे छोटे भागों में जब बांट करके अध्ययन करते हैं तो वह ज़्यादा उपयोगी होता है, वो आसानी से हम उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अंश विधि से भी आप सीख सकते हैं। साभिप्राय सीखना क्या होता है, देखिए साभिप्राय भी नोट किया गया है। साभिप्राय सीखना क्या है, साभिप्राय सीखना यानी जब बालक अपनी इच्छा एवं एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को सीखता है तो उसे हम साभिप्राय सीखना कहते हैं। दूसरा होता है प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक कैसे सीखेंगे, प्रासंगिक कैसे कैसे सीखना को कहा जाएगा, जब बालक बिना इच्छा एवं बिना उद्देश्य के किसी चीज़ को सीखता है तो उसे हम प्रासंगिक सीखना कहेंगे। देखिए अगला है रटकर सीखना, आप किसी चीज़ को रट करके सीख सकते हो। फिर अगला है समझकर सीखना, किसी चीज़ को समझकर सीख सकते हो। फिर अगला है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना, यानी आप प्रयास करोगे उसमें त्रुटि भी होगी फिर उसमें सफल हो जाओगे सीखने में, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। आइए देखते हैं अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान क्या है, यानी मोटिवेशन, अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान क्या है, मोटिवेशन इन लर्निंग। अब देखिए देखिए आप यदि किसी बालक को मोटिवेट करोगे तो निश्चित रूप से वो आसानी से किसी चीज़ को सीखेगा और उसको सीखने में उत्साह भी रहेगा, जिज्ञासा भी रहेगी, उत्तेजना भी रहेगी। तो हम निम्नलिखित तरीके से, यानी जो हम तरीका यहाँ पर बताने चल रहे हैं, निम्नलिखित तरीकों से छात्रों को सीखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, यानी छात्रों को हम निम्नलिखित विधि के द्वारा, निम्नलिखित तरीकों के द्वारा हम मोटिवेट कर सकते हैं जिससे वो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे प्रशंसा, यानी प्रशंसा, पुरस्कार, सफलता का ज्ञान, यदि वो सफल हो रहे हैं यानी उन्हें पुरस्कार दीजिए, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे ढंग से सीख रहे हैं तो उनको सही अनुक्रिया पर पुरस्कार दिया जाए, उनकी प्रशंसा भी किया जाए। यानी बच्चों की यदि आप वो सही अनुक्रिया कर रहा है तो उसे प्रशंसा उसकी किया जाए, पुरस्कार दिया जाए और उसे सफलता का ज्ञान भी दिया जाए, यानी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसे वो बताया जाए कि आप सफल हो रहे हैं। प्रतियोगिता की भावना उसमें जागृत किया जाए, उसमें क्या, कौन सी भावना जागृत किया जाए, प्रतियोगिता की भावना जागृत किया जाए।
निंदा और दंड भी दिया जाए, यानी निंदा भी उसकी किया जाए और दंड भी दिया जाए, जिससे वो गलती ना करे दोबारा। सीखने की इच्छा जागृत करना, यानी देखिए जब तक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, सीखने की इच्छा उसके अंदर नहीं रहेगी, तब तक वह सीख नहीं पाएगा और उसका जो है आकांक्षा जो स्तर जो है उच्च कोटि का हो। तो हम निम्नलिखित पॉइंट के आधार पर हम बालक को मोटिवेट कर सकते हैं और वो आसानी से क्या कर सकता है, वो आसानी से तब अधिगम कर सकता है, सीख सकता है किसी चीज़ को। अब हम आज के इस भाग में लास्ट भाग आपको बता रहे हैं अधिगम को, मतलब लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी आपका अधिगम कब प्रभावित हो सकता है। तो देखिए अधिगम की इच्छा, अगर आपके आप अधिगम करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे। सीखने की विधि, आप अगर सीखने की अच्छी विधि का यानी उपयुक्त विधि का चुनाव नहीं किए हैं तो भी आपको अधिगम करने में कठिनाई होगा। मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। थकान अगर होगा, थकान है और आप उस समय सीखने बैठ रहे हो तो निश्चित रूप से सीख नहीं पाओगे। बुद्धि का भी प्रभाव पड़ेगा, यदि आपकी बुद्धि जो है IQ उच्च लेवल का है तो आप जल्दी इस चीज़ को सीखोगे। अगर बुद्धि आप यानी आपका जो IQ जो है वो जो है कम है, यानी आप कह सकते हैं कि सामान्य है या सामान्य से नीचे है, तो आप जो है उस चीज़ को सीखने में आपको टाइम लगेगा। वातावरण भी जहाँ पर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप जो विषय सीखने जा रहे हैं उसमें आपकी अभिरुचि एवं अवधान भी होनी चाहिए, तभी आप जो है उस चीज़ को सीख सकते हैं। और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए, यानी जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और मोटिवेशन देने के बाद बच्चा आसानी से सीख जाएगा, उसे सीख सकता है, मेहनत करेगा। और यदि मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है वो उतने अच्छे ढंग से जो है वो सीख ना पाए। तो दोस्तों आज हमने अधिगम का पार्ट 1 पढ़ाया है, जिसमें हमने आपको जो है अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम के प्रकार क्या हैं, गैने द्वारा दिया गया जो है अधिगम का प्रकार कितने हैं, उन्होंने जो 8 प्रकार दिए हैं, उनकी पुस्तक का नाम द कंडीशंस ऑफ लर्निंग का भी जिक्र हमने किया है। हमने आशुबेल द्वारा जो है दिए गए अधिगम के 4 प्रकार का भी उल्लेख किया है। उसके बाद हमने अधिगम की विधियां बताया है, अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान भी बताया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए हैं। तो आप जो है इस पॉइंट जितने भी हमने पढ़ाए हैं उसका नोट्स बना के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है पार्ट आएगा, अधिगम से ही संबंधित अगला पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे अधिगम के नियम पढ़ाएंगे, जिसमें हम थार्नडाइक ने जो अधिगम के मुख्य नियम दिए हैं, गौड़ नियम दिए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, जहाँ से एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो यदि जो है आपको ये आज का जो पार्ट हमने अधिगम से संबंधित पढ़ाया है यदि समझ में आया हो तो यदि आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।